गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। अच्छा, ये जो आज का क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग ग्रुप 15 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है कभी कभी स्टूडेंट इस आंसर को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होगा। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि NH3 हैज़ हायर BP स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द PH3। इसका रीज़न बताओ, एक्सप्लेन व्हाई। सबसे पहले बात है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर डिपेंड होता है। हम सभी को पता है कि NH3 एंड PH3 दोनों में ही फॉस्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच रहता है, और एमोनिया में भी 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच रहता है। बट इन केस ऑफ एमोनिया, वन एक्स्ट्रा थिंग्स इज पेयर, दैट इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि एमोनिया में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके लिए मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज़्यादा रहता है, बट PH3 में ऐसा कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता है। तो इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमोनिया इज हायर देन दैट ऑफ द PH3। मतलब इसका जो आंसर है ये अगर हम लोग मेंशन करेंगे शॉर्ट में तो ये होगा कि NH3 इज एसोसिएटेड विथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट PH3 इज नॉट। क्लियर? ये तुम्हारा वन लाइनर आंसर होगा कि NH3 इज एसोसिएटेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट PH3 इज नॉट। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमोनिया में इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा भी है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एक बेसिक क्राइटेरिया है, जो चीज़ तुम फॉस्फोरस में देख नहीं पाओगे। इसीलिए PH3 में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है, सिर्फ ओनली कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ये 3 हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है। तो दैट इज़ द रीज़न द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमोनिया इज हायर देन दैट ऑफ द PH3। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि PH3 का मॉलिक्यूलर वेट डेफिनेटली एमोनिया से ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। PH3 का नहीं हो रहा है। होप कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुम्हें समझ में आया। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है तुम लोग बोर्ड में देख सकते हो। बॉन्ड एंगल इन NH4+ इज ग्रेटर देन इन एमोनिया, व्हाई? मतलब एमोनिया का बॉन्ड एंगल एमोनियम रेडिकल NH4+ से कम है, और तुम बता सकते हो कि NH4+ का ज़्यादा है। देखो, एक सिंपल सा बात है, ये थियोरेटिकल डेटा से पता चला कि NH3 में NH3 में HNH एंगल 107 डिग्री, क्लियर। वेरएज इन केस ऑफ NH4+ उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। मतलब एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो NH4+ में हम लोग देख पाते हैं। तो व्हाट इज़ द लॉजिक? लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। देखो, अगर हम NH3 का स्ट्रक्चर बनाते तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, H H H
और ऊपर में एक लोन पेयर। क्लियर? दिस इज पिरामिडल, वी एवरीबडी नोज अकॉर्डिंग टू द VSE पेयर थ्योरी। अगर हम लोग NH4+ बनाएंगे तो क्या होगा? H H H एंड H, ये कंप्लीटली NH4+ का एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्लियर? NH4+ का एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये तुम्हारा हो रहा है पिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर? whereas in case of NH4+ it is completely tetrahedral, it is completely tetrahedral। क्लियर? तभी बात है कि एमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस लोन पेयर के वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। क्लियर? तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल 109.5 से थोड़ा कम होके 107 पे आ जाएगा। क्लियर? बट इन केस ऑफ एमोनियम प्लस NH4+, जब एमोनिया एक H+ के साथ रिएक्ट करके एमोनियम प्लस बनाता है तो उसमें नाइट्रोजन के ऊपर नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। ठीक है? तो तुम लोग देख सकते हो कि एमोनिया में नाइट्रोजन का कोई भी लोन पेयर नहीं है। सिंस एमोनिया में नाइट्रोजन का कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसमें लोन पेयर वाला रिपल्शन होने का चांसेस ही नहीं है। तो इसका जो ज्योमेट्री के हिसाब से जो एंगल होना चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, वही एंगल शो करता है 109.5 डिग्री। बट अगर हम लोगों ने एमोनिया का स्ट्रक्चर देखा तो इसमें पिरामिडल आता है। ये यू कैन से डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें से 3 बॉन्ड पेयर बना रहे 1 2 3, और जो 4th है दैट इज द लोन पेयर। तो हम इसको अगर समराइज करेंगे, एक सिंगल लाइनर में लाएंगे, तो हम बता सकते हैं कि NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ड्यू टू दिस लोन पेयर बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, 109 से 107 में कन्वर्ट हो जाता है। बट इन केस ऑफ NH4+ कोई भी लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है, सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का चांसेस ही नहीं है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जो एंगल होना चाहिए वही एंगल शो होता है 109.5। दैट इज द रीजन why the bond angle in NH4+ is higher than that of the ammonia। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें मतलब लॉजिक कुछ नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। दिस इज फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पिटिटिव JEE नीट इसमें पूछा जाता है ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा जॉब इंटरव्यू का जो क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू बोल रहा हूँ, मतलब जॉब रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है जैसा SSC CGL UPSC कुछ भी, इसमें भी कभी कभी जनरल अवेयरनेस के तौर पे पूछा जाता है। ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्टपीटर एंड इंडियन सॉल्टपीटर? ओके, चिली सॉल्टपीटर का तो फॉर्मूला सबको पता है, एंड दैट इज सिंपली सोडियम नाइट्रेट NaNO3 is nothing but chili saltpeter। NaNO3 is chili saltpeter, sodium nitrate। clear? but what about Indian saltpeter? Indian saltpeter जो है, ये वाला आंसर बहुत सारे को पता है और बहुत सारे को पता नहीं भी है। जिसको पता नहीं है थोड़ा वीडियो देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा। इंडियन सॉल्टपीटर कुछ नहीं है, पोटाशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्टपीटर बोला जाता है। KNO3 इसको बोला जाता है इंडियन सॉल्टपीटर। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट वन चिली सॉल्टपीटर NaNO3, इट इज क्वाइट वेल नोन। बट व्हाट अबाउट इंडियन सॉल्टपीटर? इंडियन सॉल्टपीटर इज KNO3। ओके, होप ये वाला समझ में आ गया। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें? Why does PCl5 fumes in moisture? मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम लोगों ने मॉइस्चर में ले लिया तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से एक फ्यूम निकलता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जिसने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से लेबोरेटरी में काम किया उन लोगों को पता होगा कि सच में ऐसा एक फ्यूम निकलता है। तो इसके पीछे एक लॉजिक भी है। ठीक है,
ये साइंटिफिक लॉजिक ये है कि मॉइस्चर में पानी रहता है, वाटर रहता है, तो जब हम लोग PCl5 को मॉइस्चर में ले लेते हैं, PCl5 गेट हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर के साथ वो रिएक्ट करके वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, रिएक्शन करके वो HCl प्रोड्यूस कर देता है, और वो जो फ्यूम हम लोगों को दिखाई देता है वो फ्यूम और कुछ नहीं है, वो HCl है। तो मैं फर्दर इसको बता रहा हूँ कि हम जब PCl5 को मॉइस्चर में ले लेंगे, PCl5 तुरंत मॉइस्चर में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करके HCl प्रोड्यूस करता है। तो वो HCl जो हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस हुआ वही एक्चुअली फ्यूम जनरेट करता है। ओके, सो I am going to show you the reaction involved in this particular process. So when this PCl5 is hydrolyzed with water, ये वाटर कहाँ से पैदा हो गया? मॉइस्चर में वाटर रहता है, सबको पता है, क्लियर। तो PCl5 is going to react with water to form POCl3, ठीक है। POCl3 इसमें हम लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है। POCl3 के साथ जो प्रोड्यूस होता है दैट इज सिंपली HCl। ये जो HCl है इसी का फ्यूम दिखाई देता है, फ्यूम ऑफ दिस HCl ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर, समझ में आया? तो चलो इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं ना। जब PCl5 हाइड्रोलाइज्ड होता है, कहाँ से हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है ना? मॉइस्चर में जो पानी है उसके साथ रिएक्ट करके, तो वो हाइड्रोलाइज्ड होके ये रिएक्शन हम लोगों को बता रहा है कि प्रोडक्ट के हिसाब से HCl भी मिलता है। एक्चुअली वो जो फ्यूम प्रोड्यूस हो रहा है दैट फ्यूम इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बता रहा है कि द एटॉमिक रेडियाई increases considerably from nitrogen to phosphorus, but very little is observed from arsenic to bismuth. Why? मतलब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक हम लोग अगर उसका एटॉमिक रेडियाई का चेंज देखेंगे तो ये कॉन्सिडरेबली इंक्रीज होता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, जैसे इंक्रीज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्सेनिक से बिस्मथ जाएंगे तो उसका जो इंक्रीज होने का जो रेट है दैट रेट इज़ नॉट सो कॉन्सिडरेबल, बहुत कम इंक्रीज होता है। मतलब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस का साइज जो इंक्रीज होता है दैट इज़ रिमार्केबल, बट जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ जाएंगे तो उसका जो साइज इंक्रीज वो उतना रिमार्केबल नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट उसका इंक्रीज होता है। तो इसी चीज़ को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो पहले एक चीज़ पता करके चलो भाई कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है कि हम किसी ग्रुप से ऊपर आएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो साइज इंक्रीज होगा। तो उसी के हिसाब से नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में ज़्यादा हो रहा है। तो तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी आर्सेनिक बिस्मथ में भी होता है भाई, लेकिन उतना रिमार्केबल नहीं, बहुत ही छोटा अमाउंट इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि आर्सेनिक से बिस्मथ में इतना छोटा इंक्रीज क्यों है। सिंपल बात है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में हम लोग जब जाएंगे तो उसमें किसी का भी कॉम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन का तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, फॉस्फोरस में कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्सेनिक एंड बिस्मथ की हम बात करेंगे तो हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे कि उसमें कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल रहने से क्या दिक्कत होता है ना, हम सभी को पता है कि डी ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट जो है दैट इज़ वेरी पुअर। तो कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल रहने के लिए आर्सेनिक बिस्मथ में एक पुअर शिल्डिंग है, और इसी पुअर शिल्डिंग के वजह से आर्सेनिक से बिस्मथ में जो साइज इंक्रीज होता है दैट इज़ नॉट रिमार्केबल। मतलब इसका अगर हम वन लाइनर डालेंगे तो आंसर में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, इसमें देयर इज नो completely filled d orbitals, ओके, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। मतलब ये मैंने क्यों मेंशन किया, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है लेकिन फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, बट वो कंप्लीटली फील्ड तो है नहीं,
ओके। बट अगर हम आर्सेनिक से बिस्माथ का बात करेंगे तो डेफिनेटली इसमें कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल तो है ही, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। डी ऑर्बिटल से अलोंग दिस इसका जो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, सबको पता होना चाहिए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। और इसी की वजह से फॉर दिस पुअर शील्डिंग इफेक्ट द इंक्रीज इन साइज इज नॉट सो रिमार्केबल, वेरी लिटिल। तो मैंने इसको तुम लोगों को सिर्फ इसको कॉपी में जब तुम लोग इसका नोट बनाओगे तो तुम लोग इसको सिर्फ सेंटेंस में डाल दो कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस देयर इज नो कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट फ्रॉम आर्सेनिक टू bismuth there is a completely filled d orbital, and as you know the completely filled d orbital has a very poor shielding effect, that's why the increase in size is not so remarkable. That is the thing which we have to understand. तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। तो बात अभी ऐसा है कि हम लोगों को ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे और तुम लोग इसका नोट बनाना, ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर कुछ दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ, और तुम लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए वो भी बताना। सो आज के लिए इतना ही, चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।